भारत में इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक नाम आपको बार बार चुभेगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वो नाम है जिसे सुनकर आपके दिमाग में नालंदा यूनिवर्सिटी की चलती हुई लाइब्रेरी, तबाह होती उदानपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विहार के ध्वंस की तस्वीरें अपने आप बनने लगेगी। इस तुर्की हमलावर ने भारत के कल्चर और इसके एंशिएंट नॉलेज को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। इतिहास गवाह है कि बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ विध्वंस किसी तबाही से कम नहीं था। बख्तियार सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि भारत की बेहद अमीर सभ्यता पर हमला करने वाला बेहद निर्दयी चेहरा था। एक ऐसा इंसान जिसने किताबों को दुश्मन समझा और भिक्षुओं को तलवार की नोक पर खत्म कर दिया। लेकिन आज हम कहानी उसके फतेह की नहीं, उसकी मौत की सुनेंगे, जो खुद में किसी सजा से कम नहीं थी। नालंदा, विक्रमशिला और उदानपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ बख्तियार ने बिहार और बंगाल में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहावत बख्तियार खिलजी पर भी लागू हुई। अपनी क्रूरता से खौफ पैदा करने वाले बख्तियार का अंत कुछ ऐसा ही हुआ। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे न सिर्फ बख्तियार की सेना खत्म हो गई, बल्कि खुद उसकी भी मौत तड़पते हुए हुई, वो भी अपनों के ही हाथों धोखा खाकर और घुट घुट कर। जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा, वो खुद बेहद दर्दनाक मौत मरा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। 12वीं सदी का अंत भारत के लिए उथल पुथल भरा था। एक ओर मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो दूसरी ओर उसके सेनापति और गुलाम कमांडर बख्तियार खिलजी ने ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए तबाही का एक नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया था। जहां गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर जैसे इलाकों पर फतेह हासिल की, वहीं बख्तियार की निगाहें बंगाल और बिहार जैसे समृद्ध इलाकों पर थी। लेकिन बख्तियार तलवार के साथ साथ धोखे का भी उस्ताद था। उसकी फितरत थी क्रूरता और उसका तरीका था अचानक से हमला करके सब कुछ तहस नहस कर देना। बख्तियार खिलजी ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रोक टोक को नहीं छोड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि बख्तियार खिलजी भारत की बौद्ध आबादी को इस्लामिक आबादी में बदलना चाहता था। हालांकि कई इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं। लोगों को यह बात इसलिए भी लग सकती है क्योंकि बख्तियार ने बड़ी क्रूरता से बौद्ध मठों को और विश्वविद्यालयों को आग के हवाले कर दिया था। सबसे बड़ी बात है कि वो अचानक हमले करता था, जिसे संभलने का किसी को मौका नहीं मिलता था। इस तरह जब दिल्ली में नई सत्ता बन रही थी, उसी वक्त बख्तियार खिलजी पूरब में भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा को मिटा रहा था। और ठीक इसी दौर में भारत की सभ्यता को वो जख्म मिले जिनकी टीस आज भी नालंदा के खंडहरों में गूंजती है। हालांकि बंगाल में सेन राजवंश को हराने के बाद उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसे तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। वो गलती क्या थी और कैसे उसने बिहार और बंगाल को तबाह किया, उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आखिर ये बख्तियार खिलजी था कौन। साल 1150 में बख्तियार खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के गरमसिर्स कस्बे में हुआ था। वो एक तुर्क था। बख्तियार खिलजी खलज नाम की जनजाति से जुड़ा हुआ था। ये जनजाति खालज भाषा बोलती है। आज भी ईरान के कुछ हिस्सों में इस भाषा को बोलने वाले लोग मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यही खालज आगे जाकर हिंदुस्तान में खिलजी बने थे। वैसे तो बख्तियार और अलाउद्दीन एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये दोनों इसी एक कबीले से जुड़े हुए थे। बख्तियार खिलजी के दौर में इतिहासकार हुए मिनहाजुस सिराज, वो अपनी किताब तबकाते नासिरी में बख्तियार के बारे में कई बातें बताते हैं। इसमें से एक मजेदार बात यह है कि बख्तियार की हाइट कम थी और उसके हाथ उसके घुटने से नीचे तक आते थे। यही वजह है कि उसे सेना में एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन बख्तियार के लंबे हाथों में ही शायद बिहार और बंगाल की तबाही लिखी थी। इसलिए उसने पहले गजनी के दरबार में अपना हाथ आजमाया और जब वहां से रिजेक्ट हुआ तो गजनी मोहम्मद गौरी के दरबार में किस्मत अपनाई। लेकिन यहां से भी उसे वापस कर दिया गया। जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तब दिल्ली आकर खिलजी ने कोशिश की, लेकिन उसे यहां भी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो यूपी के बदायूं चला गया, जहां पर एक लोकल तुर्क एडमिनिस्ट्रेटर मलिक मशमुद्दीन के पास उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद वो चला गया अवध और यहां पर उसे मिर्जापुर जिले में जमीन दी गई।
फिर उसने मिर्जापुर में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और बिहार और बंगाल की समृद्ध भूमि पर अपनी लालची नजर डाली। मिन्हाज लिखते हैं कि भले ही बख्तियार का शरीर छोटा था, लेकिन वो बहुत ही एक्टिव था। बहादुर तो वो था ही, उसके साथ साथ चालाक भी था। यही वजह है कि बिहार और बंगाल की ओर बढ़ने से पहले उसने यूपी के कई छोटे गढ़वाल सरदारों को हराया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। वो एक लुटेरे की तरह छापा मारता था और बहुत सारा पैसा जीतकर बड़े पैमाने पर लोगों को मारकर निकल जाता था। उसकी इस खासियत के चलते कई सारे खिलजी उसके साथ सेना में शामिल हो गए थे। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उसे सम्मानित किया था। उसकी सेना में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई लोग लड़ाई लड़ने के लिए शामिल होने लगे थे। साल 1193 से 1200 के बीच उसने बिहार को तबाह करके रख दिया। उसका बिहार अभियान भारत के इतिहास का सबसे क्रूर मौका था। खास तौर पर बौद्ध धर्म को उसने इस अभियान से बहुत नुकसान पहुंचाया। बख्तियार खिलजी ने पहले बिहार के ईस्टर्न हिस्सों में मौजूद छोटे छोटे हिंदू राजाओं को हराया, फिर नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया। ज्यादातर लोगों को यह पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, लेकिन कई लोग ये बात नहीं जानते कि उस दौर के बड़े बौद्ध एजुकेशन सेंटर जैसे कि विक्रमशिला और उदांतपुरी भी खिलजी की आग में झुलस गए थे। नालंदा से भी 3 साल पहले उसने बिहार के शरीफ जिले में उदानपुरी की महान उदानपुरी यूनिवर्सिटी को 1193 ईस्वी में जलाकर खाक कर दिया। फिर उसने अपनी जीत की खुशी में एक किला भी बनवाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार आक्रमणकारियों ने उदानपुरी में कई भिक्षुओं का नरसंहार किया और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि उन्हें जलने में कई महीने लग गए। खिलजी की सेना ने वहां के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और शिक्षा का एक समृद्ध केंद्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस तरह बख्तियार खिलजी ने बिहार में एक्सपेंशन करने के साथ साथ बेहद क्रूरता से कत्लेआम भी किया। खिलजी ने बिहार में इस्लामिक शासन की नींव रखी और कई मस्जिदों का निर्माण कराया। दोस्तों, बिहार में तबाही तो उसका बस एक नमूना था। इसके बाद उसने बंगाल में भी बड़े पैमाने पर लूट मचाई। बंगाल में तब गौड़ नाम का एक शहर हुआ करता था जो बंगाल में समृद्धि का सेंटर था। आज ये जगह बंगाल के मालदा जिले में पड़ती है। खैर, गौड़ शहर की स्थापना शशांक नाम के एक रूलर ने की थी, जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के टाइम पर बंगाल के राजा हुआ करते थे। तब इस क्षेत्र को गौड़ देश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इस शहर ने पाल और सेन राजवंशों की राजधानी के तौर पर काम किया था। बख्तियार खिलजी के टाइम पर यह शहर बेहद समृद्ध होने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बेस्ड था। तब बंगाल की राजधानी होती थी नादिया और इसके शासक थे 80 साल के लक्ष्मण सेन। ये सेन राजवंश के राजा थे। बख्तियार खिलजी की नजर बंगाल की अमीरी पर पड़ी तो उसने बंगाल पर अटैक भी कर दिया। साल 1204 में उसने बंगाल पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की। पहले उसने राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर अचानक हमला किया। इस बारे में एक कहानी है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो मिन्हाजुस्सिराज ने लिखी है। वो बताते हैं कि बख्तियार ने इतनी तेजी से नादिया की ओर कूच किया कि उसकी बराबरी सिर्फ 18 घोड़े ही कर पाए। नादिया में लोगों को यह देखकर लगा कि कुछ घोड़े के व्यापारी हैं जो अपने घोड़ों की नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने शहर में घुसकर तलवारें निकाल दी तो अफरा तफरी मच गई। अब कुछ लोग इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि खिलजी ने सिर्फ 18 लोगों की मदद से बंगाल को जीत लिया था, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। असल में उसके पीछे उसकी सेना थी जिसने बाद में आकर मोर्चा संभाल लिया था। बख्तियार के बारे में मिन्हाजुस्सिराज बताते हैं कि बख्तियार ने जब उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उसने नादिया शहर को उजाड़ कर रख दिया और जो जगह आज के टाइम पर लखनौती है उसने सरकार का वहां पर हेडक्वार्टर बनाया। उसने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को अपने अधीन कर लिया और हर जगह खुतबा पढ़ने और पैसे बनाने की प्रथा शुरू कर दी। उसके और उसके अमीरों के जो सराहनीय प्रयास हैं उससे उन इलाकों में मस्जिदें, कॉलेज और मठ बनाए गए। लेकिन बंगाल पर कब्जा करने के बाद उसने अपना अगला मिशन शुरू करने का फैसला किया जो उसके विनाश का कारण बन गया। उसने सोचा कि बिहार और बंगाल के बाद अब तिब्बत को भी जीत लिया जाए। तिब्बत को जीतने के पीछे उसका मकसद था कि जैसे पश्चिम में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर को जीता है, वैसे ही वो पूरब के बड़े बड़े राज्यों को जीतकर अपना नाम ऊंचा कर लेगा। अब दोस्तों, आज जैसा आपको तिब्बत दिखता है तब तिब्बत वैसा नहीं था। तब तिब्बत बहुत अमीर हुआ करता था। ये अपने ट्रेड रूट, घोड़ों के ट्रेड और अपने खनिज संपदाओं के लिए विख्यात था। इन्हीं संसाधनों पर खिलजी की नज़र भी थी। तिब्बत को अगर वो जीत लेता तो उसे बेतहाशा दौलत मिलती जो उसकी सेना को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती।
इसके अलावा तिब्बत पर कब्जे का मतलब था कि वो चीन से लेकर सेंट्रल एशिया तक के सिल्क रूट के एक हिस्से को कंट्रोल करके पैसा कमाता। इसीलिए उसने साल 1206 में लगभग 10,000 घुड़सवारों की एक बड़ी सेना जमाई और तिब्बत की ओर बढ़ गया। उसे लगा था कि जिस तरह से उसने बंगाल और बिहार में अचानक हमला करके लूटपाट मचाई थी, वैसे ही वो तिब्बत को भी जीत लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि तिब्बत में उसके साथ क्या होने वाला है। तिब्बत को जीतने के लिए एक गाइड की तरह उसकी मदद कर रहा था हिमालय की पहाड़ियों का एक लोकल सरदार। इस सरदार का नाम था अली मेज, जो इस्लाम अपना चुका था। तिब्बत की ओर जाते वक्त बख्तियार ने असम के राजा पृथु को भी इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर बंगाल और सिक्किम के रास्ते होते हुए बख्तियार ने 15 दिनों तक मार्च किया और तिब्बत की चुम्बा घाटी में पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक उसको तिब्बत में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी और वो तिब्बत के बहुत अंदर तक आ गया था। खिलजी को लगा कि अब तिब्बत दूर नहीं, लेकिन जल्दी ही उसकी सारी खुशी नासूर हो गई। असल में तिब्बतियों ने जानबूझकर खिलजी और उसकी सेना को अंदर तक आने दिया ताकि वो तिब्बत के मुश्किल टेरेन में फंस जाए। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और सर्दी से भरे इलाकों में उनके पास मरने के सिवा और कोई चारा ना बचे। इसके बाद दोस्तों, हिमालय के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रे के बीच उसकी सेना फंस गई। तिब्बतियों ने खिलजी की सेना पर अटैक करने शुरू कर दिए। मैदान में लड़ने वाली उसकी सेना को पहाड़ों पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं आता, इसीलिए उसकी सेना ढेर होने लगी। आखिरकार खिलजी ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन भागने के रास्ते पर तिब्बतियों ने पीछे हटती सेना पर लगातार गुरिल्ला टैक्टिक से अपने हमले जारी रखे। खिलजी के सैनिक इस लड़ाई में इतनी बुरी तरह से फंसे कि हार तो बहुत छोटा सा शब्द है, उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने ही घोड़ों को मार कर खाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो तिब्बत से बाहर निकले और जब वो बंगाल के मैदान की ओर पहुंचे तो उनके सामने एक और दुश्मन खड़ा था, जो हर हाल में खिलजी को हराने के लिए खड़ा था। जिस कामरूप यानी असम के राजा पृथु को खिलजी ने तिब्बत पर हमले का ऑफर दिया था, उसी सेना ने खिलजी पर घात लगाकर हमला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि खिलजी को लगा था कि तिब्बत में होने वाले नुकसान की भरपाई असम पर हमले से की जा सकती थी। जब उसकी सेना कामरूप पहुंची तो किले पर चढ़ाई से पहले खिलजी ने आसपास के गांवों पर हमला करने का आदेश दिया। इसके विरोध में कामरूप के राजा पृथु ने अपनी सेना और बोडो, कोच और दूसरी कई ऐसी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ मिलकर खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालत ऐसी हो गई कि खिलजी के साथ साथ बचे हुए तुर्की सैनिकों के पास नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर जब मजबूरी में सेना को ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी को पार करना पड़ा तो कामरूप की सेना ने तीर बरसाकर उन पर हमला कर दिया। इस तरह से खिलजी की बहुत बड़ी सेना नदी में डूबकर मारी गई। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत में 10,000 सैनिकों वाली सेना में से केवल 100 लोग ही वापस लौटे थे। तिब्बत और असम में हार ने बख्तियार खिलजी को सदमे में डाल दिया। उसे कभी लगा नहीं था कि वो इस तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। इसी दौरान उसके अपने ही एक कमांडर ने उसके साथ धोखा कर दिया। अगस्त 1206 में जब बख्तियार खिलजी आराम कर रहा था, तब अली मर्दन खलजी नाम के इस कमांडर ने उसे चाकू घोंप कर मार डाला। इस तरह खूंखार बख्तियार खिलजी की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी बख्तियार खिलजी के हमलों की और उसके अंत की। नालंदा, विक्रमशिला और उदानपुरी जैसे एजुकेशन सेंटर्स को बर्बाद करने वाले खिलजी का अंत भी धोखे और नाकामी के बीच ही हुआ। अब आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।